चलिए आज फिर से बात करते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था पे। जैसा कि पीछे के हम एक क्लास में हम बातें कर चुके हैं भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली के बारे में। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली भारत में किस प्रकार की थी? हम उस शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं जो प्राचीन समय में गुरुकुल में दी जाती थी, ठीक है? तो उस शिक्षा में जो था वर्तमान समय की तरह व्यावसायिक शिक्षा तो नहीं था, लेकिन उस समय तत्कालीन समय में बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी ताकि उनको समाज का भी अच्छा जानकारी हो जाए और प्लस उनको एक समय के बाद वो एक अच्छे व्यवसाय का भी चयन कर सके, ठीक है? तो उस समय की इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन ब्रिटिश जब आता है, जैसा कि विलियम एडम्स जो बंगाल के और बिहार के स्कूल का सर्वे करता है, एक ब्रिटिश अधिकारी, वो भी इसी प्रकार का शिक्षा व्यवस्था बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाता है और वो अपने रिपोर्ट में इसको प्रकाशित भी करता है, ठीक है? अब ब्रिटिश का काल आता है तो ब्रिटिश में सबसे पहले भारतीय लोगों को वो लोग यही बोल ही रहा था कि भारतीयों को हम वो शिक्षित कराने के लिए आए हैं, हम लोग सभ्य हैं, भारतीय लोग असभ्य हैं, इनको हम सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो सभ्य का जब चोला ब्रिटिश पहने हुए था, तो भारत में सबसे पहले वो शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव लेकर के आता है, तो उस पे हम बात करेंगे। तो वो शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव करेगा, ये बहुत ही बहस का मुद्दा बना हुआ रहता है, ठीक है? तो 1833 में जब 1833 में जब एक एक्ट आता है ब्रिटिश सांसद से बन करके, तो उस समय भारत में शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की जाती है, ठीक है? तो उस समय तो पहले बहस का विषय यही रहता है कि भारतीयों को शिक्षा कैसा दिया जाए। क्या वो प्राचीन भारत में जो शिक्षा दी जाती थी उस प्रकार की शिक्षा दी जाए या फिर ब्रिटिश यूरोपियन शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार का बहस चलता है। उसके बाद अंततः वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीयों को शिक्षा का ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाए जो भारतीयों को ही नहीं, आने वाले समय में ब्रिटिश को भी भारत में उपनिवेश स्थापना करने में, भारत को गुलाम बनाने में और मदद कर सके। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपनाया जाए, है ना? तो पूरा एकदम ढांचा खींचा जाता है किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। और देखिए वही लॉर्ड मैकाले जो है भारत का शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव करके आने वाली पूरा एशिया का साहित्य एक तरफ और यूरोप के एक लाइब्रेरी में एक गत्ते में रखा हुआ किताब का साहित्य एक तरफ, मतलब एक तरीके से वो यूरोपियन और भारतीय साहित्य को नगण्य कर देता है। तो जब जो व्यक्ति भारतीय साहित्य को नगण्य कर रहा है, वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कैसे अपनाएगा? तो वो यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देता है और यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था में भी वो बताता है कि हम साइंस का शिक्षा देंगे, कला का शिक्षा देंगे, विज्ञान का शिक्षा देंगे, सब कुछ का शिक्षा देंगे। लेकिन वास्तविक में वो शिक्षा देता कैसा है? तो देखिए, सुनेंगे आगे, ठीक है? ब्रिटिश स्कूल की स्थापना करेगा। ब्रिटिश स्कूल में शिक्षक कौन रहेंगे? ब्रिटिश रहेंगे, ठीक है? उसमें किताब कहाँ से बनेगा? ब्रिटिश से बनेगा। उससे भी ब्रिटिश को रोजगार मिला, शिक्षक थे उससे भी ब्रिटिश को रोजगार मिला। स्कूल कौन बनाएगा? तो ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा बनाया जाएगा, उसमें भी ब्रिटिश को रोजगार मिलेगा। बच्चे कहाँ के पढ़ेंगे? तो भारत के पढ़ेंगे। और शिक्षा किस प्रकार का दिया जाएगा? तो सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ शिक्षा दिया जाएगा और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो ब्रिटिश के यहाँ कर्मचारी के रूप में सरकारी सेवा में कार्य करेंगे, जो भारत के उपनिवेश स्थापना में भारत में मदद करेंगे ब्रिटिश को, ठीक है? देखिए होता क्या था, ब्रिटिश कर्मचारी जो अभी यूरोप से लेकर के आता था वो कर्मचारी ब्रिटिश, तो उसको काफ़ी खर्च देना पड़ता था। और दूसरी बात, जब ब्रिटिश गांव में कर वगैरह टैक्स वगैरह वसूलने के लिए जाता था, तो वहाँ भी उसको दिक्कत होता था भारतीयों से वार्तालाप करने के लिए। अब चूंकि भारत में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती थी, 500 से प्लस बोलियां हैं, ठीक है? भाषा तो 22 को तो 8वीं अनुसूची में 22 को तो भाषा है ही, ठीक है, जिसको दर्जा दिया गया है संवैधानिक रूप से, ठीक है, मान्यता। उसके अलावा भी 500 बोलियां बोली जाती है भारत में। अब वो कितना सीखेगा ब्रिटिश? जिस क्षेत्र में जाएगा वहाँ की एक अलग बोलियां मिल जाती थी। अब ब्रिटिश एक अलग नुस्खा लगाया कि हम एक काम करेंगे, हम इसकी बोली इतना नहीं सीख सकते लेकिन ये इसको इंग्लिश सिखा देंगे। तो वही करेगा ब्रिटिश, जो स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी जो स्थापना करेगा उसमें सब में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर देगा, ठीक है? ये बात एक हो गया। दूसरी बात, वो कर्मचारी का चयन करेगा, ब्रिटिश कर्मचारी का भी चयन करेगा अपने अंदर काम करने के लिए भारतीयों का। और इसको देखो, कर्मचारी का जो चयन करेगा वैसे कर्मचारी जिसको इंग्लिश आना चाहिए। तो अब भारतीय लोग इंग्लिश को तवज्जो देना शुरू कर देंगे, इंग्लिश सीखना बहुत आवश्यक हो गया था। दूसरी बात, विज्ञान और कला की शिक्षा को नगण्य कर देगा, क्योंकि ब्रिटिश को सिर्फ चाहिए था नौकर, ठीक है? अब नौकर को विज्ञान, कला और टेक्निकल टेक्निकल एजुकेशन से कोई मतलब रहता नहीं है ना।
तो स्टाफ के रूप में जब नियुक्त किया जाता है तो सामान्य अध्ययन की ही ज़रूरत पड़ती है और एक भाषा का ही। तो भाषा के रूप में वो अंग्रेजी सिखा ही दे रहा था और सामान्य अध्ययन का भी नॉलेज होता था व्यक्तियों को। उसके बाद उसको अपने यहाँ कर्मचारी रख लेता था, ठीक है। अब एक बात तो समझ में आ गया कि ब्रिटिश जो है वो टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के बहुत ही कम काम किया। कहा जाता है ब्रिटिश भारत में एक सुई भी उठाता है उसमें भी उसका स्वार्थ छिपा रहता है, ठीक है। इतना स्वार्थी इंसान था जो, तो वो भारतीयों को शिक्षा दे देगा उसमें उसका स्वार्थ क्यों नहीं छिपा रहेगा। हम अभी चर्चा किए, यूनिवर्सिटी स्थापना करेगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा कौन, ब्रिटिश इंजीनियर, उसमें जो लगेगा मटेरियल वो कहाँ से आएगा, ब्रिटेन से आएगा, उससे भी रोजगार मिला। वहाँ टीचर कौन काम करेंगे, तो ब्रिटिश प्रोफेसर काम करेंगे, उससे भी रोजगार मिलेगा, है ना। और उसके बाद जो है अंततः वो व्यक्ति जो पढ़ करके निकलेगा वो किसके लिए काम करेगा, तो ब्रिटिश के लिए। यानी कि अल्टीमेटली फायदा किसको जा रहा था, ब्रिटिश को। वर्तमान समय में भी शिक्षा व्यवस्था उसी प्रकार का है ना। वर्तमान समय में भी ज़्यादा, खास करके बिहार की बात की जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सामान्य अध्ययन पर ही आधारित है ज़्यादातर, है ना। ज़्यादातर शिक्षा व्यवस्था एक्सपेरिमेंट और टेक्निकल एजुकेशन पर आधारित नहीं है, ठीक है। यही रीजन है कि बिहार के लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की काफ़ी अच्छी है, तो एक सवाल, सिर्फ एक ही सवाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था तौल दी जाती है। ये अगर शिक्षा अच्छा रहता तो बिहार में इतने बेरोजगारों की संख्या नहीं रहती, है ना। अगर शिक्षा व्यवस्था सही रहता तो स्वरोजगार के लिए सरकार को प्रेरित नहीं करना पड़ता ज़्यादा लोगों को, ठीक है। क्योंकि उनके पास खुद टेक्निकल एजुकेशन रहता तो खुद को वो रोक नहीं पाते और वो स्वयं स्टार्टअप वगैरह कर लिया करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार का ब्रिटिश का जो शिक्षा व्यवस्था था और वही अभी भी चलता आ रहा है। इसी कारण जो है पहले ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करने के लिए लोग नौकर के रूप में काम करते थे और अभी सरकारी नौकरी के लिए लोग कंपटीशन भरा पड़ा है। बिहार में देखा जाए, बिहार सरकार को लेकर के, सेंट्रल सरकार को लेकर के, या फिर और भी कोई राज्य सरकार को लेकर सरकारी नौकरी को लोग ज़्यादा वैल्यू देना शुरू किए थे, अब कर दिए, ठीक है। तो इसका रीज़न वही है कि टेक्निकल एजुकेशन है ही नहीं तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, तो एक ऑप्शन ही बचता है हमारे पास सरकारी जॉब का, ठीक है। बिहार की अब शिक्षा व्यवस्था होनी कैसे चाहिए थी। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्रिटिश ने कुछ भी टेक्निकल एजुकेशन के रूप में नहीं काम किया। ब्रिटिश टेक्निकल एजुकेशन में भी काफ़ी काम किया। जैसे कि बिहार में देखा जाएगा तो पीएमसीएच की स्थापना करता है, ठीक है। वेटनरी कॉलेज की स्थापना करता है 1930 में। फिर ये धनबाद वाला माइंस कॉलेज की स्थापना करता है। फिर आने वाले समय में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है। फिर सबौर में कृषि विश्वविद्यालय बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के नहीं काम किया है, काम किया है। अब ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिश के बाद हमारी जो सरकार आई है वो भी टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के नहीं काम की है। लेकिन सरकार जितना जितना स्पीड से बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, बिहार के लोगों को रोजगार की आवश्यकता बढ़ रही है, उस हिसाब से सरकार रोजगार के सेक्टर ओपन नहीं कर पाई है। यही रियलिटी है, यही सैड रियलिटी है बिहार का। जितना तेजी से बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उस तेजी से बिहार सरकार अगर रोजगार का सृजन कर देती तो बिहार में बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाती, लेकिन वो करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण बिहार में बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है और भारत में भी बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो ये बेरोजगारी कमेगा कैसे, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है। वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो दो प्रकार का हम इसमें वीडियो लेकर के आएंगे। एक बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दूसरा लेकर के आएंगे बड़ों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।